गुड इवनिंग एवरीवन टू अनदर एपिसोड ऑफ ऑडिट। लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने बात किया था ऑडिटर के कंपलसरी रीअपॉइंटमेंट के बारे में, मैंडेटरी रोटेशन के बारे में एंड नंबर ऑफ ऑडिट्स की लिमिट के बारे में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। नंबर वन, रेम्यूनरेशन टू ऑडिटर। नंबर टू, रिमूवल प्रोसेस ऑफ ऑडिटर। एंड नंबर थ्री, राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रेम्यूनरेशन ऑफ ऑडिटर के बारे में। इस रेम्यूनरेशन में क्या क्या इंक्लूड होता होगा? सो नंबर वन चीज, फीस टू ऑडिटर। जो भी फीस मिलती है ऑडिटर को वो तो इंक्लूड होता ही होता है। उसके अलावा कोई भी एक्सपेंस जो ऑडिट के कनेक्शन में ऑडिटर ने किया है वो भी इसमें इंक्लूड होता है। एंड थर्ड, अगर क्लाइंट ने कोई भी खर्चा ऑडिटर को किसी सर्विस किसी फैसिलिटी देने के लिए किया है, दैट इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन दिस पॉइंट। फॉर एग्जाम्पल, मान लो ऑडिटर दिल्ली में रहता है और ऑडिट होना है मुंबई में क्लाइंट के ऑफिस में। इन दैट केस अगर ऑडिटर मुंबई के किसी होटल में रहता है जिसका पेमेंट क्लाइंट कर रहा है, दैट पेमेंट और दैट अमाउंट विल आल्सो बी इंक्लूडेड इन दिस पॉइंट। इन तीनों को टोटल करने के बाद टोटल रेम्यूनरेशन बनता है विच इज फिक्स्ड बाय, ये अभी देखते हैं हम, अलग अलग केसेस में अलग अलग लोग फिक्स करते हैं। अगर बीओडी ने फर्स्ट अपॉइंटमेंट किया है जो कि होता है नॉन गवर्नमेंट कंपनी में, इन दैट केस बीओडी ही डिसाइड करेगा टोटल रेम्यूनरेशन टू बी पेड टू ऑडिटर। अगर गवर्नमेंट कंपनी है जिसमें कैग डिसाइड कर कैग अपॉइंट करती है ऑडिटर को, उस केस में शेयर होल्डर्स डिसाइड करेंगे। और अगर एक नॉन गवर्नमेंट कंपनी है जिसमें सब्सिक्वेंट ऑडिटर्स अपॉइंट होने हैं जिसे शेयर होल्डर्स अपॉइंट करते हैं, तो शेयर होल्डर्स ही उनका रेम्यूनरेशन डिसाइड करेंगे। रेम्यूनरेशन ऑफ ऑडिटर जो भी होगा उसका पार्ट वाइज और ब्रेकअप वाइज डिटेल शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग आपको डिस्क्लोज करना होता है। सो दैट विल बी डिस्क्लोज बाय द कंपनी अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ दैट शेड्यूल। दिस वाज ऑल अबाउट रेम्यूनरेशन ऑफ ऑडिटर। चलो अब अपने सेकंड टॉपिक के ऊपर बढ़ते हैं, वो है रिमूवल ऑफ ऑडिटर। यहाँ हम दो पॉइंट्स की बात करेंगे। पहले मैं बात करता हूँ रिमूवल ऑफ ऑडिटर बिफोर एक्सपायरी ऑफ हिज टर्म अंडर सेक्शन 140 सबसेक्शन 1। अब इस सेक्शन का, इस सेक्शन के प्रोविजन का ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका ऑब्जेक्टिव है टू मेक रिमूवल ऑफ इंडिपेंडेंट एंड ऑनेस्ट ऑडिटर डिफिकल्ट। सो इस प्रोविजन का पूरा ऑब्जेक्टिव ये है कि एक ऑडिटर जो ईमानदारी से काम कर रहा हो उसे कंपनी के इंटरनल लोग अपनी पावर का मिसयूज करके नहीं निकाल पाए। इसीलिए जो पूरा प्रोसेस है ऑफ रिमूवल ऑफ ऑडिटर बिफोर हिज टर्म, एक्सपायरी ऑफ हिज टर्म, वो डिफिकल्ट है। अभी देखते हैं वो प्रोसेस क्या है। सबसे पहले प्रोसेस में आपको बोर्ड रेजोल्यूशन पास करना होगा। ये कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कर लेंगे। मान लो ये हो जाता है तो फिर आपको प्रीवियस अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट लेनी पड़ेगी। सोचो, ऑडिटर को हटाने के लिए आपको सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ रही है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी आपको परमिशन दे दी तो मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स को भी इसके लिए मानना होगा और उसके लिए आपको एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना होगा जनरल मीटिंग में। मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, शेयर होल्डर्स, गवर्नमेंट, अगर सारे लोग एग्री करते हैं तभी आप ऑडिटर को रिमूव कर पाओगे। और इवन इन दिस केस ऑडिटर को एक फाइनल अपॉर्चुनिटी मिलेगी अपनी बात रखने के लिए कि उसे क्यों ना निकाला जाए। अब ये जो एप्लीकेशन है सीजी के पास, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जो एप्लीकेशन भेजनी है वो कब भेजनी है? वो भेजनी है विद इन 30 days फ्रॉम पासिंग ऑफ बोर्ड रेजोल्यूशन। सो बोर्ड रेजोल्यूशन पास किया, 30 दिन के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट के पास एप्लीकेशन भेज दो। सेंट्रल गवर्नमेंट या तो रिजेक्ट कर देगी या तो एक्सेप्ट कर लेगी। अगर एक्सेप्ट कर लेगी तो उसके 60 days के अंदर फिर आप जनरल मीटिंग करो। अगर जनरल मीटिंग में भी स्पेशल रेजोल्यूशन पास हो जाए तो आप ऑडिटर को रिमूव कर सकते हो। सो दिस वाज द डिफिकल्ट पार्ट। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि ऑडिटर करप्ट है, ऑडिटर फ्रॉड कर रहा है या फिर ऑडिटर मिस रिप्रेजेंटेशन में इन्वॉल्व है। इन दैट केस ऑडिटर को ट्रिब्यूनल रिमूव कर सकती है। कब कर सकती है? जब ये बात और ट्रिब्यूनल को ऐसा लगे कि ऑडिटर फ्रॉड कर रहा है कंपनी से रिलेटेड, कंपनी के डायरेक्टर से रिलेटेड या कंपनी के ऑफिसर के साथ मिलकर। अच्छा, ये रिमूवल कैसे होगा? क्या किसी को एप्लीकेशन देनी पड़ेगी या ट्रिब्यूनल खुद ब खुद सुओ मोटो भी कर सकता है? जवाब है दोनों। ट्रिब्यूनल सुओ मोटो एक्शन ले सकता है या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की एप्लीकेशन पे या फिर कोई और पर्सन जो कंसर्न हो कंपनी से अगर वो कहे तो। इन इन दीज केसेस ट्रिब्यूनल जो है वो हियरिंग करता है और उसके बाद अगर वो देखता है कि गिल्टी है ऑडिटर तो ऑडिटर को रिमूव कर देता है। अगर एप्लीकेशन सीजी से आती है तो ये काम उसे 15 days के अंदर अंदर ही करना है। और 15 days के अंदर जब ये काम हो जाएगा उसके बाद जो नया ऑडिटर आएगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी। अब इन सभी केसेस में ऑडिटर को क्या नुकसान होगा? ऑडिटर के लिए कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे? कॉन्सिक्वेंसेस में नंबर वन, पहला तो ये कि ऑडिटर 5 साल के लिए बैन हो जाएगा ऑडिटिंग से। ही कैन नॉट डू ऑडिटिंग फॉर नेक्स्ट 5 years।
एंड सेकेंड, ऑडिटर के ऊपर जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग चलनी थी वो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स भी चलेगी। सो दिस वाज अबाउट रिमूवल ऑफ ऑडिटर बाय ट्रिब्यूनल। अब ऐसा हो सकता है कि ऑडिटर जो है वो बदमाश भी ना हो, ऑडिटर बट कंपनी में काम नहीं करना चाहता, मतलब वो कंपनी से रिजाइन करना चाहता है। इन दैट केस वो कभी भी कंपनी से रेजिग्नेशन दे सकता है फ्रॉम हिज पोजीशन ऑफ ऑडिटर। रेजिग्नेशन देने के बाद एक चीज उसे करनी होगी, वो है स्टेटमेंट ऑफ पर्पस फाइल करना। और ये स्टेटमेंट ऑफ पर्पस फाइल करना है कंपनी के साथ, नंबर वन। सेकेंड, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के साथ, और अगर वो कंपनी एक गवर्नमेंट कंपनी थी तो सीएजी के साथ भी। इस स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में होगा क्या, इसमें ऑडिटर रीजंस लिखेगा कि मैंने रिजाइन क्यों किया। एंड सेकेंड, उसके अलावा जब तक उसने रिजाइन नहीं किया था कंपनी में जो भी रेलेवेंट फैक्ट्स लगे थे उसे, वो सारे फैक्ट डिस्क्लोज कर देगा। अगर ऑडिटर ऐसा नहीं करता तो क्या होगा, तो फिर फाइन लगेगा। अमाउंट होगा 50,000 से लेकर 5 लाख के बीच में। दैट इज ऑल अबाउट रेजिग्नेशन ऑफ ऑडिटर। नाउ अब अपने फाइनल टॉपिक पे बढ़ते हैं। हमारा फाइनल टॉपिक है राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर। सो राइट्स में देखते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट राइट जो है ऑडिटर के पास वो है एक्सेस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट। ऑडिटर बुक्स ऑफ अकाउंट एक्सेस करेगा। अच्छा, ये रीजन नहीं हो सकता या ये बहाना नहीं हो सकता कंपनी के पास कि ये वाले बुक्स ऑफ अकाउंट हम आपको नहीं दे सकते क्योंकि ये हमारे रजिस्टर ऑफिस में नहीं है, हम मुंबई में है, जबकि हम वो जो बुक्स ऑफ अकाउंट आप मांग रहे हो वो पुणे में है। ऐसा नहीं कह सकता। कहीं पे भी कोई भी बुक्स ऑफ अकाउंट कंपनी का है, ही कैन एक्सेस एनी बुक्स ऑफ अकाउंट और वाउचर, बट वो बुक्स ऑफ अकाउंट सिर्फ नॉर्मल बिजनेस आवर्स पे मांग सकता है। सेकेंड राइट इज राइट टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन। ऑडिटर कंपनी के किसी भी एम्प्लॉय और किसी भी ऑफिसर, एंड दिस इंक्लूड्स एमडी, डायरेक्टर, सभी, किसी से भी कोई भी इंफॉर्मेशन के लिए पूछ सकता है और कभी भी एक्सप्लेनेशन मांग सकता है। और अगर उसे वो इंफॉर्मेशन या एक्सप्लेनेशन ना मिले, देन ही विल मेंशन द सेम थिंग इन हिज ऑडिट रिपोर्ट। थर्ड राइट है एक्सेस टू रिकॉर्ड्स ऑफ सब्सिडीज, बट दिस इज एप्लीकेबल ओनली इन केस ऑफ होल्डिंग कंपनीज। आपको याद होगा होल्डिंग कंपनीज के आप अकाउंट जब बनाते थे तो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनता था। सो ऐसी जितनी भी सब्सिडीज है जिनके अकाउंट्स होल्डिंग कंपनी के साथ कंसोलिडेटेड बनते हैं, उन सभी के रिकॉर्ड्स भी ऑडिटर अपने पास मांग सकता है। फोर्थ इज साइनिंग ऑडिट रिपोर्ट। सो ऑडिटर की एक ड्यूटी भी है, ऑडिटर का राइट भी है दैट ही विल बी द पर्सन विल बी साइनिंग द ऑडिट रिपोर्ट। फिफ्थ इज रिसीविंग नोटिस ऑफ एंड अटेंडिंग जर्नल मीटिंग। सो कंपनी की जनरल मीटिंग जो भी होगी, ऑल्दो वो कंपनी का शेयर होल्डर नहीं होता, स्टिल ही हैज द राइट टू रिसीव द नोटिस ऑफ जनरल मीटिंग, फर्स्ट पॉइंट। एंड सेकंड, जनरल मीटिंग में कोई भी ऐसा पॉइंट जो ऑडिट से रिलेटेड हो उस पे वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख सकता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट राइट्स। अब ड्यूटी की बात करते हैं। ड्यूटी क्या है? नंबर वन ड्यूटी तो सबसे पहले है कंप्लायंस विथ ऑडिट स्टैंडर्ड। ऑडिट के जो स्टैंडर्ड्स इंडिया में इशू करती है आईसीआई, जिसे हम एसए के फॉर्म में देखते हैं, वो सारे एसएस फॉलो होने चाहिए, वो कंप्लाई होने चाहिए। ये ड्यूटी है ऑडिटर की। सेकेंड थिंग, ऑल्दो फ्रॉड देखना या फ्रॉड डिटेक्ट करना इज नॉट द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिटर, बट अगर उसे फ्रॉड दिख जाए देन ही मस्ट रिपोर्ट द मटेरियल फ्रॉड टू सेंट्रल गवर्नमेंट। ऐसा ब्रीच ऑफ ड्यूटी नहीं माना जाएगा, क्योंकि होता क्या है, क्लाइंट और ऑडिटर इन दोनों के बीच में एग्रीमेंट होता है सीक्रेसी का कि आपकी चीजें हम किसी और को नहीं बताएंगे। बट अगर फ्रॉड हो रहा हो तो आप फ्रॉड थर्ड पार्टी यानी यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट को बता सकते हो। दैट विल नॉट बी ट्रीटेड एज ब्रीच ऑफ ड्यूटी। थर्ड पॉइंट इज नॉट रेंडरिंग सर्टन सर्विसेज। सो ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, कुछ ऐसी सर्विसेज है जो ऑडिटर नहीं दे सकता, लाइक कंसल्टिंग और स्पेशलाइज सर्विस। अगर कोई ऐसी सर्विस है जो डाउटफुल है, इन दैट केस दैट सर्विस मस्ट बी अप्रूव्ड बाय बीओडी, या जिन कंपनीज में ऑडिट कमेटी होती है ऑडिट कमेटी से, ओनली देन ही कैन गिव सच सर्विसेज। फोर्थ इज साइनिंग ऑडिट रिपोर्ट। ऑलरेडी डिस्कस कर लिया हमने, ये ड्यूटी और राइट भी होता है। लास्ट इज अटेंडिंग जनरल मीटिंग। ये भी एक राइट भी है और ड्यूटी भी है कि वो जनरल मीटिंग में रहे, क्योंकि जनरल मीटिंग में कई क्वेश्चंस ऑडिट से रिलेटेड होते हैं एंड ही इज द मोस्ट व्हाट शुड आई से, मतलब ही इज द बेस्ट पर्सन टू आंसर सच क्वेश्चंस। इसीलिए या तो वो खुद जाए या अपने किसी ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव को भेजे, लेकिन ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव नॉर्मल आर्टिकल नहीं हो सकता। जो भी रिप्रेजेंटेटिव आप भेजोगे ही मस्ट बी क्वालिफाइड टू बी एन ऑडिटर। एंड फाइनली जो लास्ट हमारा पॉइंट है दैट इज ड्यूटी टू रिपोर्ट एंड इंक्वायर। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट की वीडियो में। बेसिकली ऑडिट रिपोर्ट देनी होती है, ऑडिट रिपोर्ट
क्वालिफाइड देनी है या अनक्वालिफाइड देनी है, ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। फॉर द टाइम बिंग ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। टेक केयर, बाय।